हीरा जो कोयले के खदान में मिलकर भी उसकी कीमत अरबों खरबों में गिनी जाती है, जिसे देखकर किसी भी इंसान के मन में लालच आ जाए। इस तरह बेल्जियम देश का शहर एंटवर्प, जिसे दुनिया हीरो की राजधानी कहती है, जहां पर 500 वर्षों से भी ज्यादा हीरो का व्यापार होता है। 16वीं सदी में से ही एंटवर्प यूरोपीय मार्ग पर होने के कारण हीरो का प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया, जहां पर आज भी दुनिया के लगभग 80% रफ हीरे खरीदे जाते हैं। ये शहर हीरो के कारागिरों के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण इस शहर के अंदर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। पर क्या हो अगर 2003 में इसी सिटी के सबसे बड़े डायमंड सेंटर में से 4 लोग किसी को कानो कान खबर ना होते हुए $100 मिलियन के हीरे चुरा कर भाग जाते हैं। इसे देखकर किसी फिल्मी मूवीज या सीरीज की तरह लगता है। तो आइए जानते हैं आखिर इन चारों लोगों ने कैसे ये चोरी को अंजाम दिया और वहां से चुपचाप कैसे निकलकर भाग गए। डायमंड सेंटर की बनावट लगभग किसी जेल जैसी थी। इसमें 3 ब्लॉक थे, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। ब्लॉक बी के 2 मंजिला नीचे डायमंड सेंटर का वॉल्ट था, जिसे लगभग अदृश्य माना जाता था, और इस वॉल्ट पर कॉम्बिनेशन लॉक था, जिसमें 4 अलग अलग नंबर डालने पड़ते थे और हर नंबर 0 से 99 के बीच में होता था। इसका मतलब यह है लगभग 100 मिलियन अलग अलग नंबर के कॉम्बिनेशन थे। अगर कोई वॉल्ट तक पहुंच भी जाए तो उसके बाद अलग अलग सेफ डिपॉजिट बॉक्स होते थे। हर एक बॉक्स की अपनी चाबी थी और मजबूत लॉकिंग सिस्टम था। आप खुद सोचकर देखिए, कोई पागल ही होगा जो इसके ऊपर हाथ डालने का सोचेगा। पर एंटवर्प शहर को यह पता नहीं था कि उस शहर में आज तक की सदी की सबसे बड़ी हीरो की चोरी होगी, और इस चोरी को अंजाम देने वाला शख्स है लियोनार्डो नोटारबारटोला। आखिर लियोनार्डो कौन है, उसने कैसे इस चोरी को अंजाम दिया, तो आइए जानते हैं आगे की स्टोरी में। लियोनार्डो की कहानी कम रोचक नहीं है। उसने चोरी की शुरुआत लगभग 6 साल की उम्र से कर दी थी। साल 1958 में जब उसकी माँ ने उसे दूध लाने के लिए भेजा, तो वो दूध वाले की नींद का फायदा उठाकर दराज में से 5000 रुपए चुरा लेता है। बाद में उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा, लेकिन लियोनार्डो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहता था कि वो चोरी करने के लिए पैदा हुआ है। 70 के दशक में वो तेज गाड़ियों से हीरे तक पहुंचा और ज्वेलरी डिजाइन करना सीख लिया। एक बार उसके ज्वेलरी शॉप पर चोरी हुई, उसका काफी माल और डिजाइन चोरी हो गए, और इसी का नुकसान पूरा करने के लिए उसने एंटवर्प शहर के डायमंड सेंटर में चोरी करने का सोचा। पर इतने सिक्योरिटी और इंक्वायरी भरे इलाके में सीधा जाकर चोरी करना नामुमकिन था। इसके लिए उसने टीम बनाने का सोचा, जिनमें चोरी करने का हुनर और अलग अलग कामयाब खूबी हो सके। इन लोगों को ढूंढकर टीम बनाने का तय किया। सबसे पहले उसने बुलाया फर्डिनांडो फिनोटो उर्फ द मॉन्स्टर। उसे मॉन्स्टर इसलिए कहते थे क्योंकि वो हर काम में माहिर था। फिर टीम से जुड़ा इलियो डी ओनेरियो, जो मुश्किल से मुश्किल सुरक्षा प्रणालियों को तोड़ने के लिए माहिर था। फिर उसने एक भरोसेमंद आदमी को ढूंढा, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। आखिरी टीममेट था पेट्रो तवानो उर्फ स्पीडी, जो लियोनार्डो का बचपन का दोस्त था, जिसके ऊपर बड़े बड़े अपराध के रिकॉर्ड दर्ज थे। तो आइए जानते हैं आखिर लियोनार्डो ने चोरी का प्लान और तिजोरी खोलने का अनोखा अंदाज कैसे अपनाया। जानते हैं आगे की स्टोरी में। लियोनार्डो रोज उस डायमंड सेंटर में जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग में पूरे दिन कामकाज और कारोबार चलता है और रात के समय पर बिल्डिंग बंद हो जाती है। तो सारे हीरे और गोल्ड बिल्डिंग के 2 मंजिला नीचे तय खाने में सिक्योर जगह पर तिजोरी के अंदर रखे जाते हैं। और बिल्डिंग की खासियत ये थी कि इंसान के शरीर के टेम्परेचर से अलार्म बजने लगते थे। तिजोरी के सामने एक बहुत मोटा और भारी भरकम स्टील का दरवाजा था, जो कि इस तरह बनवाया गया था कि ड्रिल मशीन से होल करने लगे तो पूरे 8 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था, और ये दरवाजा चाबी से भी नहीं खुलता था। 1 से 99 तक कोड नंबर समय समय पर बदलते रहते थे। अगर किस तरह दरवाजा खुल भी जाए तो अंदर के दरवाजे को करीब 1 फीट की चाबी लगती थी। इसके अंदर कैमरा, सेंसर और अलार्म लगे थे। इसके अलावा बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहते थे। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी लियोनार्डो चोरी करने का ठान लेता है। लियोनार्डो अक्सर डायमंड सेंटर के सामने की तरफ एक कॉफी शॉप में बैठकर हमेशा उस बिल्डिंग को देखता रहता था और किसी भी तरह रास्ता निकालने का सोचता था। वो कई महीनों तक डायमंड सेंटर को एनालाइज करता है, जानकारी जुटाता है, तो उसे पता चलता है कि अंदर जाना है तो सिर्फ केवल व्यापारी बनकर ही जाया जा सकता है। इसलिए वो डायमंड सेंटर के अंदर जाने के लिए हीरो का व्यापारी बनकर एक छोटा सा ऑफिस किराए पर डायमंड सेंटर के अंदर ले लेता है, जिससे वो कभी भी डायमंड सेंटर में आ जा सकता है। पर इसमें एक दिक्कत थी कि कैमरा, मोबाइल अंदर लेकर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था।
हीरा व्यापारी बनकर लियोनार्डो ने आस पड़ोस के दुकानदारों और आने जाने वाले सिक्योरिटी वालों से बातचीत करना शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान ऐसी बना ली कि अब लोग उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगे। अन्य लोगों से तो नहीं, बल्कि सीधा डायमंड सेंटर के मालिक से अच्छी जान पहचान बढ़ा ली। डायमंड सेंटर के लोग और गार्ड अब उस पर ध्यान नहीं देते थे। इसका फायदा उठाकर अब उसने 2 मंजिला नीचे की तिजोरी कई बार देख ली थी, पर इस तरह तिजोरी की पूरी से पूरी जानकारी निकालना मुश्किल था। तो उसने हाई रेजोल्यूशन का एक पैन कैम खरीदा, जिसका उपयोग करके वो शर्ट के जेब के अंदर पैन कैम लगाकर वो तिजोरी के आसपास की जगह का फोटो और वीडियो बना लेता था। अब उसने कई बार तिजोरी का पासकोड का फोटो निकाला था, पर अब भी तिजोरी का ठीक से पासकोड निकालना मुश्किल था। पर उसने अब नोटिस किया कि दरवाजे के छत के ऊपर एक जगह है जहाँ पर वो पैन कैम लगाकर पासकोड की पूरी वीडियो बना सकता है। तो सही समय पर लियोनार्डो ने वो पैन कैम वहाँ पर छुपा दिया और पूरी फुटेज निकाल ली। उसके बाद उसने और उसके साथियों ने तिजोरी वाले को डायमंड सेंटर की तिजोरी की फोटो और वीडियो दिखाकर गोदाम के अंदर हूबहू वैसे ही दिखने वाली तिजोरी तैयार करवाई। उसमें डायमंड सेंटर के तिजोरी की तरह कोड नंबर भी लगवाए। इसके बाद इसी तरह सेंसर और अलार्म भी फिट करवाए गए। अब लियोनार्डो ने अपने उन 3 टैलेंटेड साथियों को कहा, अब अपना अपना खेल दिखाओ। इस तरह पूरी तैयारी हो गई। उस दिन तारीख थी 15 फरवरी 2000 थी। लियोनार्डो ने एक कार ले ली। उस कार को डायमंड सेंटर के थोड़ी दूर पार्क कर ली और उसमें खुद बैठ गया और अपने 3 साथियों को डायमंड सेंटर में चोरी करने के लिए भेज दिया गया। चेहरे पर मास्क और उंगलियों के निशान न आ पाए, इसलिए ग्लव्स पहना लिए। बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले लियोनार्डो ने सबको समझाया था कि किसको क्या काम करना है और कोई गड़बड़ न हो पाए इसका ध्यान रखना है। ये बातचीत पहले हो गई थी। प्लान के अनुसार बिल्डिंग में सीधे तौर पर घुसना नामुमकिन था। इसके अंदर जाने के लिए इन लोगों ने पास वाली बिल्डिंग का सहारा लिया। पास वाली बिल्डिंग और डायमंड सेंटर के बीच में ज्यादा गैप नहीं था, तो साइड वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर एक पाइप के सहारे वो चारों डायमंड सेंटर की बालकनी तक पहुंच गए। अंदर जाकर सबसे पहले लाइट काटनी थी जहां पर तिजोरी रखी थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में कैमरे और सेंसर लगाए थे। तो इससे बचने के लिए सबसे कामयाब तरीका था कि लाइट काटी जाए। इसके लिए उन लोगों को खिड़की खोलनी थी। पर एक और बात थी कि तिजोरी के वहाँ एक लाइट जलती थी, तो वो कैमरा भी उस लाइट से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि इस तिजोरी के पास जो भी जाता वो कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। उसके साथ ही साथ मॉनिटरिंग करने वाले लोग भी उसे देख लेते। इससे बचने के लिए अंधेरे में ही सब कुछ करना था, यानी अंधेरे में ही जाना था, अंधेरे में ही तिजोरी खोलनी थी और अंधेरे में ही तिजोरी से माल समेटकर भाग निकलना था। लेकिन इसके बावजूद तीनों ने खिड़की से अंदर प्रवेश किया। अंदर इस तरह घुसे कि कैमरा तक इन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सका। इन्हें पता था कि सेंसर बॉडी के टेम्परेचर से काम करता है, तो इसीलिए ये हेयर स्प्रे साथ लेकर आए थे। अंदर जाकर पहले दूर से ही सेंसर पर हेयर स्प्रे डाला, जिससे सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही इन्होंने अलार्म के साथ भी किया, यानी सेंसर और अलार्म इन दोनों ने काम करना बंद कर दिया और वो लोग तिजोरी के पास पहुंच गए। कोड डालने से पहले इन्होंने बाहर का दरवाजा खोला। इसके बाद दूसरा दरवाजा था जो कि एक फिट के चाबी से खुलता था, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने हेयर स्प्रे की मदद से सेंसर और अलार्म बंद कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने वो दूसरा दरवाजा भी खोल दिया जो कि फिट के चाबी से खुलता था। अब इनके सामने वो मंजिल थी, मतलब लॉकर था, जिनमें गोल्ड और हीरे रखे थे। इन्होंने लॉकर खोलना शुरू किया। एक एक लॉकर खोलकर उनमें रखा गोल्ड और हीरे अपने साथ लाए गए बैग में भरना शुरू किया। ये काम करने में उन्हें 1 घंटा लग गया। जिस आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, असलियत में ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। चोरी करने के बाद वो जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से चुपचाप बाहर निकल गए। आखिरकार 3 साल की मेहनत सफल हुई। डायमंड सेंटर से थोड़ी दूर पर कार लिए लियोनार्डो इन सभी का इंतजार कर रहा था। तब तक ये तीनों चोरी का मार लेकर उस कार में सवार हो जाते हैं। लियोनार्डो ने कार भगाते हुए अब तक सुबह के 5 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर आवाजें भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए लियोनार्डो कार लेकर सीधा हाईवे पर आ जाता है। और इन लोगों ने रात के समय पर कुछ खाया नहीं था, इसकी वजह से सभी को भूख लगी थी। तो लियोनार्डो ने हाईवे के ऊपर एक सबवे पर कार रोककर सैंडविच खरीदे। लियोनार्डो ने सैंडविच के पैसे दे दिए। इसके बाद वो कार लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां सभी ने अपने कपड़े, ग्लव्स और चेहरे पर जो मास्क लगाए थे वो सबको जला देते हैं। पर इनमें से एक पार्टनर था जो अपना कुछ भी नहीं जला पाया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहता है कि मैं बाद में अपने सारा सामान जला दूंगा। इस पार्टनर का सैंडविच का टुकड़ा भी वहाँ पर छूट जाता है। शायद वो इतनी बड़ी चोरी के कारण घबराया हुआ था, इसकी वजह से वो अपना कुछ भी नहीं सामान जला पाया। उसके बाद बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। सुबह होने पर जब इस चोरी का पता चला तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि पूरे 8 करोड़ के हीरे और गोल्ड चोरी हुए हैं। देश में चारों तरफ हंगामा मच गया।
देखते ही देखते न जाने कितने लोग इस चोरी से बर्बाद हो गए। पुलिस ने गहरी जांच शुरू कर दी। जांच में सीसीटीवी कैमरा में दिखने वाली एक गाड़ी पर शक हुआ। ये वही गाड़ी थी जो लियोनार्डो बाहर लिए बैठा था और चोरी के बाद सभी इस गाड़ी में सवार हो गए थे। जांच में पता चला कि कार हाईवे पर गई है। इसके बाद पुलिस वाले उस सबवे पर पहुंचते हैं जहां पर लियोनार्डो ने सैंडविच खरीदे थे और वहां पर पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं तो वो उस जगह पर पहुंच जाते जहां पर लियोनार्डो और उसके साथियों ने कपड़े जलाए थे। वहां पर सैंडविच का एक टुकड़ा और बिल मिल जाता है जिस पर लियोनार्डो का नाम लिखा था। बिल और सैंडविच को उसी पार्टनर ने छोड़ा था जो कि बीमार था। जब जांच में साफ हो गया लियोनार्डो ने वही चोरी की, तब तक लियोनार्डो बेल्जियम देश से इटली भागने के फिराक में था और तब तक पुलिस वाले लियोनार्डो को पकड़ लेते हैं। पर फिर भी उसका एक भी टीममेट पकड़ा नहीं गया और लियोनार्डो ने भी उनके बारे में कुछ नहीं बताया। चोरी किए गए हीरे और गोल्ड का भी अब तक कुछ अता पता नहीं चला। इस अपराध ने लियोनार्डो को 10 साल की सजा हुई, इसे काटकर वो पैरोल पर बाहर आ गया। हैरानियत की बात यह है कि आज तक न लियोनार्डो के साथियों के बारे में पता चला, न चोरी किए गए गोल्ड और हीरो के बारे में। चोरी के बाद हीरे और गोल्ड कहाँ बेचे गए और इनमें से कितना पैसा मिला, इसका आज तक कोई अता पता नहीं चला और यह कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर कुछ गलतियों से वो पकड़ा ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की जल्द से जल्द अपडेट मिल सके। धन्यवाद।